विषय है गुट निरपेक्ष आंदोलन। पहला जो कारण है हमें ये समझना है कि आखिरकार गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है, सामान्य अर्थ इसका ये है कि पूर्व में जो दो गुट बने हुए थे, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट। पूंजीवादी गुटों का जो नेता था वो अमेरिका था और जो साम्यवादी गुट है उसका नेता पूर्व सोवियत संघ था। तो इन दोनों गुटों से हट करके हमें एक नई नीति, एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट करना था और आप देखें इसी के तहत हमने गुट निरपेक्षता यानी दोनों गुटों से अलग रह करके हमें अपनी विदेश नीति को संचालित करना है। और आप देखें आफ्टर ऑल गुट निरपेक्षता को अपनाने के पीछे कारण क्या है। एक बात ये भी समझनी है कि क्या गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता है यानी न्यूट्रलिटी है, या गुट निरपेक्षता का अर्थ है केवल निरपेक्ष रहना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदे अमेरिकन संसद को एड्रेस करते हुए एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने इस बात को बोला था कि दुनिया में अगर कहीं भी कोई राष्ट्र साम्राज्यवाद का शिकार होगा, उपनिवेशवाद का शिकार होगा, किसी भी देश को बेवजह दबाया जाएगा, तो हम ऐसे कंडीशन में निरपेक्ष नहीं रहेंगे, हम तटस्थ नहीं रहेंगे। यानी निरपेक्षता से अभिप्राय केवल इतना है कि हम पूरी तरह से किसी दो विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा के साथ जुड़ना नहीं चाहते। हम निरपेक्ष अलग रह करके एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहते हैं। तो आप देखें गुट निरपेक्षता का अर्थ है असंलग्नता। इसको अगर वेल डिफाइंड वर्ड है तो असंलग्नता यानी किसी के साथ संलग्न ना रहना, किसी के साथ जुड़े ना रहना। लेकिन विश्व की समस्याओं को लेकर के इससे अभिप्राय तटस्थता की नहीं है कि हम न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल नहीं होना है। पंडित नेहरू ने जब ये गुट निरपेक्षता को जन्म दिया तो वहाँ पर प्रारंभ में ही इसे स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा हमें ये समझना है कि ये जो गुट निरपेक्षता रूपी जो विचारधारा है इसके जन्मदाता कौन है? Who are the founders of non-aligned movement? तो तीन नाम हमें याद रखने हैं। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को जन्म देने वाले भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो, है ना। इन तीन लोगों ने जो है इस सिद्धांत को जन्म दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म देने के पीछे कारण क्या है? पहला कारण ये था कि जितने भी नौ स्वाधीन देश थे जिन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दंश झेला था, वो नहीं चाहते थे कि हम पुनः अगर दो गुटों में से किसी एक गुट के साथ जुड़ते हैं तो अगर हम पूर्ण पराधीन नहीं होंगे तो अंशतः पराधीन तो हो ही जाएंगे। यानी जब हम पूंजीवादी अम्ब्रेला के नीचे जाएंगे तो जाहिर है हमें अमेरिका के आदेशों का पालन करना होगा। और अगर हम उसके अंतर्गत जो बहुत सारे संगठन है ना, नाटो, सीटो, सेंटो, अगर हम इनसे जुड़ते हैं तो जाहिर है जो भी निर्णय होगा उसे हमें स्वीकार करना होगा। तो चूंकि गुट निरपेक्षता के अंतर्गत हम एक स्वाधीन विदेश नीति को जन्म देना चाहते थे जिसमें पराधीनता की गंध ना आती हो, ऐसे विचारधारा को हम अडॉप्ट करना चाहते थे। इसलिए गुट निरपेक्षता नामक सिद्धांत को जन्म दिया गया। इसके अलावा हम आपको देखना है दूसरा कारण ये था कि उपनिवेशवाद के चंगुल में पुनः न आ जाए। तीसरा कारण ये था कि हमें अगर हम एक गुट में जाते हैं तो दूसरे गुट से हमें सहायता नहीं प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में जब हम गुट निरपेक्ष हो गए तो हम दोनों से मित्रता रखेंगे। ये बात याद रखना कि गुट निरपेक्षता से यह अभिप्राय नहीं था कि हम अमेरिका या रूस से दुश्मनी मोल ले लेंगे, उनसे शत्रुता में व्यवहार करेंगे। केवल इतना यह था कि हम आपके अम्ब्रेला के नीचे नहीं आना चाहते हैं,
स्वतंत्र विदेश नीति को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो आप देखें अन्य, और ये वास्तव में अगर देखा जाए तो गुटनिरपेक्षता से भारत को, अगर हम केवल अपने देश की ओर दृष्टिपात करें तो भारत को पूरा पूरा लाभ मिला। पहला लाभ तो ये मिला कि हमें जहाँ पूंजीवादी खेमे से सहायता मिली समय समय पर, और दूसरी ओर आप देखें कि साम्यवादी राष्ट्र सोवियत संघ ने हमारी सहायता की। आर्थिक क्षेत्र में आप देखें भिलाई और बोकारो के जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो सोवियत संघ के सहयोग से हमारे देश में स्थापित हुए। वहीं आप देखें अमेरिका के सहयोग से जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट बना, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला का प्लांट बना, और अन्य क्षेत्रों में, रक्षा क्षेत्र में एवरीवेयर हमें सहायता मिली। एक वक्त ऐसा आया कि जब हमारा चाइना के साथ 1962 में वार हुआ, है ना, तो ऐसी कंडीशन में सोवियत संघ ने हमारी सहायता करने से मना कर दिया। हालांकि याद रखें कि अमेरिका हम पर यह आरोप हमेशा लगाता था कि वो बात अलग है कि आप सोवियत संघ के साथ, उसकी विचारधारा के साथ जुड़े नहीं हो, लेकिन आप उसके दोस्त हो, ये आरोप हम पर गढ़ा जाता था। लेकिन आप देखें जब कठिनाई की घड़ी आई तो वहाँ बाकायदे जो सोवियत संघ है उसने मना कर दिया कि भाई चीन हमारा भाई और तुम हमारे दोस्त हो। भारत से कहा आप हमारे दोस्त हो और चाइना हमारा भाई, तो ना तो हम दोस्त की सहायता करेंगे और ना हम उनकी सहायता करेंगे, वो न्यूट्रल हो। ऐसी कंडीशन में आप देखें कि अमेरिका ने हमें युद्ध संबंधी सामग्री दी और हमारी सहायता तत्काल सप्लाई प्रदान की गई। तो आप देखें कि जब हम दोनों गुटों से नहीं जुड़े तो इसकी वजह से दोनों गुटों से हम सहायता प्राप्त करने में सफल हो गए। अगर हम किसी एक गुट में जुड़ जाते तो जाहिर है दूसरे गुट से हमारा बैर हो जाता। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा है जनक क्लियर हुआ कि इसकी उपादेयता क्या है। आप देखें 40 के दशक में जब दो विचारधाराओं का जन्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद पूंजीवाद ये आगे बढ़े, शीत युद्ध का एक लंबा कार्यकाल चला, वहाँ पर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। दुनिया के जितने भी 9 स्वाधीन देश थे, चाहे वो एशिया महाद्वीप के हों, चाहे अफ्रीका महाद्वीप के हों, ये बहुत तेजी के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अम्ब्रेला के नीचे आ गए। पता लगा दुनिया में 3 गुट बन गए, पूंजीवादी गुट, साम्यवादी गुट और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। सबसे ज्यादा देश इसी खेमे में, अमेरिका के साथ केवल पश्चिमी यूरोप के कुछ देश थे, है ना, और ऑस्ट्रेलिया था, है ना, दक्षिण अमेरिका से कनाडा था, और बाकी आप देखें ज्यादा देश जो है वो उसके साथ नहीं था। सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोप के कुछ देश थे, है ना, और इसके अलावा वहाँ भी आप देखें मुश्किल से 10 या 12-15 देशों के अलावा नहीं थे। यहाँ हमारे साथ सैकड़ा यानी 100 से ज्यादा देश जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अम्ब्रेला के नीचे आ गए, और लंबे समय तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का, रंगभेद का पुरजोर विरोध किया बड़े स्तर पर। जहाँ कहीं कोई अत्याचार होता था किसी उपनिवेशित राष्ट्र के साथ तो भारत ने आगे बढ़कर उसका विरोध किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विरोध किया। दूसरा आप देखें जो आर्थिक उपनिवेशवाद जिसके तहत जो सैन्य उपनिवेशवाद और राजनीतिक उपनिवेशवाद या राजनीतिक साम्राज्यवाद इसकी विदाई हो चुकी थी, तो वहाँ पर भी इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के विविध प्लेटफॉर्म से, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्लेटफॉर्म हो या कोई भी हो, ग्रुप 7 हो, जो ग्रुप 8 में बना पीछे, आप देखिए उनके मंचों पे जाकर अपने बराबर जो है आर्थिक साम्राज्यवाद का विरोध किया। तो आप देखिए लंबे समय तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने 9 स्वाधीन या वो पराधीन राष्ट्र 40 के दशक तक गुलाम थे उनकी आवाज बनने का प्रयास किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में जहाँ तक प्रासंगिकता का सवाल है, इस पर आपके एमए में और यूपीएससी और पीएससी में और
कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है ना, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर भारत का क्या योगदान रहा है। तो इस पर मैंने अभी पूर्व में चर्चा की कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्म से लेकर और वर्तमान समय तक भारत की पुरजोर भूमिका रही है, जबरदस्त भूमिका रही है। इसके उदय होने का श्रेय अगर पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया जाए तो इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं। वो बात अलग है कि पंडित नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दो और नेता अस्तित्व में आ गए जो कि प्रभावशाली थे। मिस्र में कर्नल नासिर का कद बहुत बड़ा था और यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो का। तो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया, लेकिन इस थ्योरी को डेवलप करने का क्रेडिट पूरी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, व्हाट इज द रिलीवेंस ऑफ नेम। तो आप देखें नेम की रिलीवेंस तभी थी और वर्तमान भी। आज आलोचक ये कहते हैं कि जब अब दो गुट नहीं रहे तो फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व का आखिरकार औचित्य क्या है ना, ये यूजलेस है। अब गुट नहीं है तो इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वहां हमें ये देखना है कि भले भाई जब हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की ओर दृष्टि डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो ये पाते हैं कि राजनीतिक साम्राज्यवाद और सैन्य साम्राज्यवाद इसकी विदाई हो गई है, लेकिन अभी भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद अपना रूप बदलकर हमारे सामने प्रस्तुत है ना। हम लोगों ने ये क्लियर है हम सभी लोगों को कि बाकायदे जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निगम हैं, अब ये दुनिया के 9 स्वाधीन राष्ट्र वहाँ पर जाते हैं और जाकर वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं और आफ्टर ऑल उन देशों से जो पूंजी है उस पूंजी को अपने देश में हस्तांतरित कर देते हैं। आज अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें अपने देश को सम्मिलित करते हुए, तो केवल एक कंपनी अमेरिका की जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, वो अपने विज्ञापन पर इतना ज्यादा खर्च करती है कि किसी एक छोटे मोटे देश की जो टोटल नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उतना वो विज्ञापन पर खर्च करती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हम सुबह जागने से लेकर और रात में सोने तक करते हैं। सुबह उठने पर आप पेस्ट करते हैं कॉलगेट, क्लोजअप, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट। इसके अलावा जब आप बाथरूम में पहुंचते हैं तो लक्स, लाइबॉय, लिरिक, ये सारे साबुन जो सोप्स हैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं। और आप देखें इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने किस तरह से हमारे मिडिल क्लास, लोअर क्लास तक अपनी पहुंच बना दी है। लक्स साबुन 10 रुपए का भी है, 5 रुपए का भी है, यानी और उसके आप देते हैं फेयर एंड लवली जो सुंदरता को निखारती है ना। फेयर एंड लवली जो है ये भी इसी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। पता लगा कि वो बड़ा पाउच महंगा होता था तो अब 1-1, 2-2 रुपए के पाउच बिक रहे हैं, आप देखते हैं उनके सैंपल बिक रहे हैं। तो ये इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने बिल्कुल गरीब से गरीब के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया है और इस तरह यहाँ जो वो आय कर रहे हैं वो पूंजी जो है वो अपने देश में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पता ये लगा कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, इसको नहीं समझना है कि आखिरकार सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या है। इसके तहत इन्होंने हमारी विचारधारा पर धावा बोल दिया, हमारी सोच पर, हमारी थिंकिंग पावर पर इन्हीं राष्ट्रों का कब्जा है। आज पहनने का प्रिय कपड़ा जीन्स हो गया। अगर आप जीन्स नहीं पहन रहे हैं तो आप पिछड़े माने जाएंगे।
अगर आप खाने पीने में बफे सिस्टम, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम है, अगर उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसे मैं बफेलो सिस्टम कहता हूँ, क्योंकि उसमें खड़े खड़े होकर खाया जाता है ना, जिस तरह हम जानवरों को नान में बाकायदे जो है दे देते हैं, जस्ट लाइक दैट जो है बफे सिस्टम। हमारा जो प्राचीन भोजन परोसने की कला है उसकी विदाई कर दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में जहां आप देखें आर्थिक साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, नौनिवेशवाद, ये मुंह बाए हमारे सामने खड़े हैं और हमारे संसाधनों को एक तरफा लूट रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक प्लेटफॉर्म जो बचा है वो यही है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन के विविध प्लेटफॉर्मों पर रुक करके हम बाकायदे अपनी बातें उठाते हैं और ये कहते हैं कि दुनिया में जो शेयरिंग है, आप देखें, ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि दुनिया में जो खनिज संसाधन है वो 85% इन अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जो डेवलपिंग नेशंस, जो विकासशील देश हैं, जो निर्धन राष्ट्र हैं, उनके पास 85% संसाधन है ना, और जो विकसित राष्ट्र हैं उनके पास 15% संसाधन है, रिसोर्सेज है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड ट्रेड है, अगर हम विश्व व्यापार पर दृष्टि डालें तो विश्व व्यापार में हम ये पाते हैं कि जस्ट उल्टा है कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं, उनका 85% संसाधनों पर कब्जा है। संसाधन हमारे हैं लेकिन कब्जा उनका है। ऐसे एक उदाहरण से आप समझ लें कि जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, सारी की सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां अमेरिका, जापान, तमाम विकसित देशों की भारत में यही रह करके कारों का उत्पादन कर रही है, यहाँ सस्ता सामान उठा रही है। और इसके अलावा हमारा जो आयरन ओर है, जो लोहा है, वो लोहे की खानों को हमारी जो है वो खोला कर रहे हैं, यानी देश के संसाधनों को लूट रहे हैं। और हमारे जो भी नेतृत्व है, जो हमारा लीडर है, वो उसको एक तरफा देख रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अच्छी कारें नहीं बना सकते? हम जापान को अपना लोहा अधिक मात्रा में निर्यात करते हैं, विकसित देशों को निर्यात करते हैं, और निर्यात करने का जो रेट है वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे कमांड के रेट में हम उन्हें बेचते हैं। और वही जापान हमारे उस लोहे से बड़ी बड़ी शिप बनाता है और उन्हें करोड़ों रुपए में वो सेल करता है। अमेरिका आप देखें, मुझसे जो है एरोप्लेन्स बनाता है, महंगे महंगे एरोप्लेन्स बनाता है। तो यहाँ हम ये पाते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसको अगर सार्थक बनाया जाए, एक सार्थक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। हालांकि अभी आप देखें आपके अपने देश में G20 का अधिवेशन है ना चल रहा है, जिसमें हम अनेक मांगों को विश्व पटल पर और उन देशों के सामने, देयर आर सो मेनी नेशंस, डेवलप्ड नेशन whom we invited, जिन्हें हमने बुलाया है, और उनके सामने हम रख रहे हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड है उसमें शेयरिंग बराबर की होनी चाहिए। कि आखिर 85% संसाधन हमारे हैं, फिर हमारा शेयर ओनली 15% क्यों है? आप 85% आपका शेयर क्यों है ना? अगर भारत आप देखें जब सोने की चिड़िया कहलाता तो एट दैट टाइम वर्ल्ड ट्रेड में हमारा योगदान 25%, आज कितना है? इवन 1%। वर्ल्ड ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन 1% है, यानी वी डिक्लाइन, हम पीछे की ओर आए, है ना। और आप देखें अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, है ना, इवन चाइना जो है वो भी वर्ल्ड ट्रेड में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी जो है वो हम ज़्यादातर इम्पोर्ट पर बेस्ड है और एक्सपोर्ट हमारा कम है। कपड़ा है, जेवरात है ना, और कुछ आभूषण वगैरह हैं, इनको हम ज़्यादातर जो है निर्यात कर रहे हैं। बाकी चाहे मेडिसन हो या रक्षा संबंधी हथियार हो, वो ज़्यादातर हम इनको आयात कर रहे हैं। तो निर्यात जब आपका घटेगा तो जाहिर है वर्ल्ड ट्रेड में आपका शेयर घटेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें वर्ल्ड ट्रेड में अगर शेयरिंग बढ़ाना है
तो ऐसी कंडीशन में जहाँ हमें मानव संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में भी भेजना होगा। अमेरिका में हमारे नौयुवक जॉब करें, जर्मनी में जो कर भी रहे हैं, और वहाँ से वो विदेशी पूंजी अपने देश में भेजते हैं, जिससे हमारा देश समृद्ध होगा। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र है वो ज़्यादातर विकासशील राष्ट्र है, अर्धविकसित राष्ट्र है, निर्धन राष्ट्र है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। तो इस प्रश्न में जब हम अपने पॉइंट्स देंगे तो वहाँ हम ये स्पष्ट करेंगे कि आज का युग आर्थिक युग है, और आर्थिक युग में वो देश पिछड़ जाएंगे अगर वो सहभागिता करके आपस में मिलजुल करके दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर विकसित राष्ट्रों का अगर विरोध नहीं करेंगे। अगर विरोध नहीं करेंगे तो लुटते रहेंगे। अभी मैंने आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जाम्पल दिया था, आपको बता दें। और इसके अलावा तमाम जो कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी, कोका कोला, यू नो दैट, तो आप देखें कि पता ये लगा कि हमारे फिल्म स्टार, हमारे क्रिकेट प्लेयर्स ये ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। सलमान खान पता लगा पेप्सी की बोतल को पीते हुए दिखाई देंगे और एक महंगी बाइक को लेकर समुद्र को ऐसे चीरते हुए चले जाएंगे, उससे हमारा नौयुवक इम्प्रेस होगा। आज अगर आप किसी के सामने फ्रूट का जूस रखें और बच्चे को कहें कि बेटे बहुत हेल्दी जूस है, तो वो कहेगा मुझे पेप्सी चाहिए। विडंबना तो ये है कि गांव में जहाँ लोग अशिक्षित हैं, छोटे मासूम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक कैसे पिलाया जाता है कि जैसे वो हेल्थ टॉनिक, जबकि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। उसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा है जो आपकी हड्डियों को, आपके शरीर को जो है जर्जर कर देगा। लेकिन चूंकि युवा लोग उसे अपना रहे हैं, हमारी जितनी भी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, छात्राएं, ज़्यादातर जब वो देखती हैं कि कैटरीना कैफ की सुंदरता का राज लक्स साबुन है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप जाहिर है कि हम लक्स साबुन ही अपनाते हैं। इसमें कोई आप लोग सहमत हैं या नहीं है? सुंदरता का राज फेयर एंड लवली, माधुरी दीक्षित, जब जो सुपर एक्ट्रेस होती है उसका एड ये लेके आते हैं, उन्हें करोड़ों रुपए देते हैं और वो ब्रांड एम्बेसडर बनती है जब जो स्टार होता है। तो आप देखें कि ये कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय निगम, इनसे हम कैसे निपटेंगे? जाहिर है हमें भी अपने ट्रेड को बढ़ाना होगा, हमें भी क्वालिटी प्रोडक्ट देने होंगे। दूसरा हमें यह है कि हालांकि भारत का रक्षा क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है, अब हम तमाम जो 9 विकासशील राष्ट्र हैं उन तक हम अपने हथियार भी पहुंचा रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर जो हमने चेतक बनाया है उसकी भी सप्लाई कर रहे हैं। छोटी और कम दूरी तक मार करने वाली तोपें और मिसाइल भी हम बेच रहे हैं। और इसके अलावा हम जो उपग्रह प्रक्षेपण जो प्रणाली है, टेक्नोलॉजी है, उसको भी अब शेयर करने लगे। हालांकि हलचल मच गई है, अमेरिका, रूस, ये तमाम देश चिंतित हो गए ये भारत क्या कर रहा है, ये तो हमारे मार्केट में प्रवेश कर जा रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पर हमें करना क्या है कि गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत जो इसकी प्रासंगिकता का जहाँ तक सवाल है, हमें भारत जैसे इसका जनक है और इसके अलावा जो अन्य देश हैं, मिस्र हुआ या दूसरे देश जो विकास की दौड़ में आगे निकल गए हैं, चाइना को भी हम उसमें ले सकते हैं। तो इन सारे देशों को जो बहुत ही कमजोर राष्ट्र है उनको आगे बढ़ने में तकनीकी सप्लाई करके उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखें कि अगर प्रासंगिकता का सवाल है तो राजनीतिक प्रासंगिकता भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अगर किसी कमजोर राष्ट्र पर कोई विकसित राष्ट्र अत्याचार कर रहा है तो जाहिर है उसका विरोध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और वो प्लेटफॉर्म है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो आप देखें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की राजनीतिक उपादेयता, आर्थिक उपादेयता,
बराबर बनी हुई है और ज़रूरत यह है कि इसको और अच्छा रंग दिया जाए और इस थ्योरी को अधिक से अधिक आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम विश्व मंचों से जो 9 स्वाधीन देश हैं उनके अधिकारों को दिलाने में सफल होंगे, है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रारंभ में भी प्रासंगिकता थी, है ना, वर्तमान में भी प्रासंगिकता है और भविष्य में भी इसकी उपादेयता बनी रहेगी। ठीक है, दैट्स ऑल।